हेलो। आज हम लोग अलजेब्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अलजेब्रा में फैक्टराइजेशन एक चैप्टर है जो क्लास 9 आईसीएसई में है। इसके अलावा पॉलिनोमियल जो सीबीएसई में भी है, आईसीएसई में भी है, और फैक्टराइजेशन के अलावा भी बहुत सारे चैप्टर है जो कि इससे रिलेटेड है। आगे चल के 10th में या फिर किसी भी क्लास में ये फैक्टराइजेशन से रिलेटेड चैप्टर बहुत सारा आएगा और पॉलिनोमियल से रिलेटेड। तो हम लोग आज फैक्टराइजेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो फैक्टराइजेशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग पॉलिनोमियल पे ध्यान देंगे। पॉलिनोमियल अगर पता है तो इसमें बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। और पॉलिनोमियल को पढ़ने के लिए हम लोग बहुत सारा टर्म को जानेंगे। उसके बाद पॉलिनोमियल का काइंड्स पता करेंगे, पॉलिनोमियल कितने तरह का होता है, पॉलिनोमियल का किस तरह का किसको क्या बोलते हैं। फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे। फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में भी बहुत सारा वेराइटी है। उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। लेकिन हम आज इसके बाद क्या करेंगे कि पॉलिनोमियल का भी एक चैप्टर नहीं बताएंगे, बस फैक्टराइजेशन के बेस के लिए पॉलिनोमियल बता रहे हैं। इसके बाद जो है सारे टर्म करके पॉलिनोमियल करके फैक्टराइजेशन बताएंगे। पॉलिनोमियल के क्वेश्चन के लिए अलग वीडियो होगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को जानने के लिए हम लोग कुछ खास टर्म को देखते हैं जो पहले भी हम लोग जानते हैं, पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी जरूरी है, एक बार देखना जरूरी है। पहला टर्म है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल क्या होता है कि एक क्वांटिटी दैट में चेंज We use single letter to represent variables। इसका सिंपल डेफिनेशन क्या, एक वैसा क्वांटिटी जिसका की जो चेंज करता है, जिसका वैल्यू बदलता है, जैसे x, y, z, a, b और भी कुछ भी लेटर ले सकते हैं हम लोग। इसको हम लोग जनरली सिंगल लेटर से डिनोट करते हैं, कोई भी एक लेटर लेट कर लेते हैं। तो वेरिएबल्स का कारण क्या है, वेरिएबल को इसका वैल्यू चेंज कैसे होता है। जैसे हम लोग मान लीजिए किसी क्वेश्चन में x का वैल्यू मान लें, लेट द वैल्यू ऑफ इज x, लेट द x किसी चीज को भी, एज को मान लेते हैं, किसी भी चीज को मान लेते हैं। तो जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसका वैल्यू आ जाता है। जैसे x किसी का एज निकालना 26 इयर्स आ गया, किसी का कॉस्ट निकालना 100 रुपीज आ गया। तो x का वैल्यू ही अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग आ सकता है, या एक ही क्वेश्चन में भी बार बार अलग अलग वेराइटी कर देंगे तो दो जगह पे दो तरह का वैल्यू आ जाएगा, वो आगे चल के देखेंगे। तो ये जितना भी वेरिएबल है इस सबका वैल्यू अलग अलग आ सकता है, इसीलिए इसका बताते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है कि ऐसा क्वांटिटी होता है वेरिएबल जो कि जिसका वैल्यू चेंज होता है, जो चेंज करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ है कांस्टेंट, इस सबका जरूरत पड़ेगा, आगे देखेंगे। दूसरी तरफ है कांस्टेंट। कांस्टेंट का क्या है कि दे आर द टर्म्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दैट कंटेन ओनली नंबर्स एंड देयर वैल्यू नेवर चेंजेस। तो कांस्टेंट हम लोग फिजिक्स में भी देखे हैं। फिजिक्स में क्या होता है कि जो चीज का वैल्यू चेंज नहीं होता उसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो कांस्टेंट यहाँ भी वही टाइप, उसी टाइप का है कि एक ऐसा मैथ्स के टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका कि जिसमें नंबर सिर्फ पाया जाता है, मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है और फैक्टर क्या कहते हैं फ्रैक्शन में भी आ सकता है, लेकिन इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। कि 1 को हम लोग 1 इज इक्वल टू कुछ नहीं लिख सकते कि 1 का वैल्यू 10 हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये सब का वैल्यू खुद में फिक्स है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब स्थिर, फिक्स, इसका वैल्यू यही होगा। तो हम लोग इसके लिए कांस्टेंट दूसरा टर्म पढ़ लेंगे। तीसरा टर्म है एक्सपोनेंट, जो कि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग के पास चैप्टर भी है, हर क्लास में 9 में है, उसके पहले भी है, सीबीएसई में भी आईसीएसई में भी चैप्टर आएगा एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब कि हम लोग एक चैप्टर पढ़ लेंगे, इसमें पावर होता है, इसमें बेस होता है, उसी को थोड़ा देख लेते हैं हम लोग फिर से। तो एन एक्सपोनेंट इज अ नंबर और लेटर रिटन अबव एंड टू द राइट ऑफ ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कॉल्ड बेस। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मतलब कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी टर्म लिखना या फिर कोई भी इक्वेशन लिखना, उसको बोलते हैं। तो एक्सपोनेंट वैसा नंबर है या कोई लेटर है जो कि लिखा जाता है ऊपर राइट साइड में किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के, जिसको कि हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे x पे पावर n है, तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो हमारा क्या है, n है। ये क्या बोल रहा है, एक्सपोनेंट, एन एक्सपोनेंट इज ए नंबर, ये कोई नंबर है, n का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, या फिर कोई लेटर, जैसे यहाँ पे लेटर है, रिटन अबव एंड टू द राइट ऑफ ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अबव मतलब ऊपर और राइट साइड में ऊपर लिखा जाता है किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं। अब होता है क्या, जैसे हम लोग सिर्फ x पे नहीं लिख सकते, a प्लस b पे भी पावर लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में के ऊपर में राइट साइड में अगर लिखेंगे तो उसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलेंगे, ठीक है। दे आर जस्ट ए शॉर्ट हैंड वे ऑफ इंडिकेटिंग रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम थिंग बाय इटसेल्फ। थोड़ा समझिएगा, इसका कहने का क्या मतलब है कि दे आर जस्ट ए शॉर्ट हैंड, छोटा तरीका है, वे ऑफ इंडिकेटिंग रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, किसी चीज का रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को छोटे तरीके में लिखने का, शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है जो खुद से रिपीट बार बार मल्टीप्लाई होता है। एग्जांपल समझाते हैं।
जैसे देखिए मान लीजिए 2 पे पावर 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मेरा क्या बेस ये है, अगर पढ़े हैं एक्सपोनेंट तो जान रहे होंगे आप लोग, ये बेस है और एक्सपोनेंट इसी को हम लोग पावर भी बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड पावर। तो 2 पे पावर 6 बोल देते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या है कि ये बोल रहा है कि दे आर जस्ट ए शॉर्ट हैंड वे, ये आसान तरीका है इसको लिखने का, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 5 6 बार हम इसको लिखेंगे, इतना लंबा टर्म। इसी को हम लोग शॉर्ट हैंड वे में लिखते हैं कि किसी चीज पे पावर कुछ लिख देते हैं, तो इसको शॉर्ट हैंड वे, तो एक्सपोनेंट जनरली हमको शॉर्ट हैंड वे बताता है लिखने का किसी भी चीज पे जो पावर या फिर किसी चीज के मल्टीप्लिकेशन को। ये क्या बोला, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम थिंग बाय इटसेल्फ, एक ही चीज को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है, जितने बार मल्टीप्लाई करेगा उतना पावर चाहिए। हम लोग जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बहुत लंबा लंबा डिस्टेंस पढ़ते हैं, 1.6 into 10 पे पावर 22 पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन का संख्या, बहुत सारी चीज पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम 10 को 22 0 लिखते हैं या फिर 10 मल्टीप्लाई 22 बार लिखते हैं तो बहुत लंबा होता है। उसी को ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरली किसी भी टर्म के ऊपर अगर हम कोई पावर या एक्सपोनेंट डालते हैं तो इसका मतलब है कि वो अपने आप से उतने बार मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे क्या है देखिए, x पे पावर n है, तो x पे पावर n में बताया गया है कि here x is called base, यहाँ पे x बेस है, और ऊपर वाला जो n है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग पावर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ टर्म अभी देखें, कुछ और देखेंगे। तो यहाँ पे अलजेब्रा में जब हम लोग शुरू करते हैं तो नंबर चैप्टर शुरू करते हैं। नंबर में क्या है कि हम लोग रियल नंबर पढ़ते हैं, सॉरी नंबर में हम लोग पढ़ते हैं होल नंबर और आपका प्राइम नंबर, बहुत तरह का को प्राइम नंबर, तरह तरह का नंबर पढ़ते हैं, वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं तो सेकंड चैप्टर हम लोग जनरली सीबीएसई में या फिर कहीं भी पॉलिनोमियल से रिलेटेड ही मिलता है। तो पॉलिनोमियल में ये सब का इंपॉर्टेंस है, इसको पढ़ेंगे तब पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल को थोड़ा जान जाएंगे तब हम लोग फिर फैक्टराइजेशन पे आएंगे, फैक्टराइजेशन में बहुत सारा फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, एपी जीपी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सब पढ़ेंगे। तो इस तरह से कुछ टर्म हम लोग क्लियर किए, वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सपोनेंट। अब इसके अलावा एक और टर्म है जिसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं, कोएफिशिएंट, उसको भी देख लेते हैं क्या है वो। हाँ, तो हम लोग देखते हैं कोएफिशिएंट, इसको कोएफिशिएंट पढ़ते हैं, कोएफिशिएंट भी पढ़ते हैं, शॉर्टकट में बोल देते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म में से आता है जो पॉलिनोमियल के लिए इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा बाद में भी इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है, इसका कभी भी यूज होगा। तो a coefficient refers to a number or quantity placed with a variable. It is usually an integer that is multiplied by the variable next to it. तो coefficient है, होता क्या है कि एक नंबर है या फिर क्वांटिटी है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, placed with a variable, जो वेरिएबल के साथ आएगा, मतलब उसके लिए वेरिएबल जरूरी है। इट इज यूजुअली एन इंटीजर, या एक इंटीजर होता है। इंटीजर हम लोग जानते हैं कि माइनस से लेके माइनस कितना भी से लेकर के प्लस तक जा सकते हैं, जीरो क्रॉस करते हुए। तो इसका वैल्यू बस इसमें एक जीरो नहीं होगा, ये बाद में बताएंगे। तो कोएफिशिएंट जो होता है हो सकता है इंटीजर दैट इज मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल नेक्स्ट टू इट, जो मल्टीप्लाई होता है उसके बगल में जो वेरिएबल होता है उसका वैल्यू चेंज होता रहता है, उससे मल्टीप्लाई होता है। तो देखते हैं फिर से क्या क्या बोलता है इसमें, नोट है कुछ खास बात। A coefficient is always attached to a variable, ये जब भी होगा तो एक वेरिएबल के साथ होगा, बिना वेरिएबल के नहीं होगा, फर्स्ट बात इंपॉर्टेंट। दूसरा, वेरिएबल्स विदाउट ए नंबर हैव वन एज देयर कोएफिशिएंट। अब कभी कभी क्या होता है कि वेरिएबल जैसे कि x है, y है, z है, कुछ भी a b c d, हम लोग सिर्फ x लिखते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि इसके पास वेरिएबल के पास कोएफिशिएंट है जो हमको दिख नहीं रहा है, तो उसको कैसे निकालते हैं, 1 इंटू करके उस वेरिएबल से। तो इसका मतलब अगर कोई भी वेरिएबल अकेला पाया जाएगा बिना इसके आगे कोई 5 3 4 कुछ भी बिना रहे, तो हम लोग जान जाएंगे कि उसका कोएफिशिएंट निकालना है तो 1 होगा। ठीक है, फिर से देखते हैं। तो कोएफिशिएंट क्या बोला, कोएफिशिएंट रेफर्स टू ए नंबर, ये एक ऐसा नंबर है या क्वांटिटी है जो रखा जाता है किसी वेरिएबल के साथ में, जो मल्टीप्लाई में रहता है हमेशा। इट इज यूजुअली एन इंटीजर, या एक जनरली एक इंटीजर होता है, लेकिन इंटीजर के अलावा भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इंटीजर में ही आएगा, नेचुरल नंबर है, नेगेटिव नंबर है, ये दिया हुआ है। तो ये एक इंटीजर होता है दैट इज मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल नेक्स्ट टू इट, जो वेरिएबल उसके बगल में जो है उससे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो इसमें दो नोट था, एक कोएफिशिएंट हमेशा वेरिएबल के साथ होता है, अकेला नहीं। दूसरा बात क्या, वेरिएबल्स विदाउट ए नंबर, जब कोई वेरिएबल अकेला रहे और उसके साथ कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि उसके साथ 1 है उसका कोएफिशिएंट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल क्या है। जैसे 5x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 7 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक टर्म है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन।
जिसमें कि 3 टर्म पाया जा रहा है। एक है 5x², इसको अलग लिख सकते हैं, 2y अलग है और 7 अलग है। 3 अलग अलग टर्म है। तीनों टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके एक इक्वेशन बना है, एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 5x² में देखते हैं क्या है कि x तो वेरिएबल, हम लोग पहले पढ़े थोड़ी देर पहले, ये x वेरिएबल है। अब x के साथ जो x² रहे, क्यूब रहे, वो तो आपका एक्सपोनेंट का बात है, उससे मतलब नहीं x कितना भी है, लेकिन x तो है, ये वेरिएबल है। इसके साथ में जो है ये कोएफिशिएंट कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर 5x² कोई टर्म है तो इसके पास 5x² के पास x² जो वेरिएबल है और 5 जो है उसका कोएफिशिएंट है। इसी तरह से 2y भी एक टर्म है। 2y में y जो है वेरिएबल है और उसके साथ जो 2 लगा हुआ है वो 2 इसका कोएफिशिएंट है। लेकिन अब 7 पे आ जाते हैं तो 7 में तो वेरिएबल है नहीं, इसमें क्या है, सीधा 7 है। 7 हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ये कांस्टेंट है, तो इसके साथ कोएफिशिएंट नहीं होगा, वेरिएबल भी नहीं है इसमें और कोएफिशिएंट भी नहीं होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका नंबर चेंज नहीं कर सकते हम। इसका नंबर हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? जैसे 5x² है, अगर x का वैल्यू हम लोग 2 ले लेते हैं तो क्या करेंगे, 5 × 2 का स्क्वायर, तो 5 × 2 2 जा 4, 5 4 जा 20। देखिए इसका वैल्यू आ गया ये। अगर हम x का यहाँ पे वैल्यू क्या करेंगे, 3 ले लेंगे तो क्या होगा, 5 × 3 का स्क्वायर, तो 5 × 3 3 जा 9, 45। देखिए इसका वैल्यू चेंज हो गया, 20 था 45 हो गया। तो कहने का मतलब इस टर्म का वैल्यू चेंज हो सकता है अगर x का वैल्यू बदलते रहेंगे, तो इस टर्म का वैल्यू चेंज हो सकता है अगर y का वैल्यू बदलते रहेगा, तो इसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता क्योंकि इसमें x y वेरिएबल है ही नहीं। तो कोएफिशिएंट जो होता है इसमें नहीं होगा, इसलिए क्या कहलाएगा, ये कांस्टेंट कहलाएगा। अब जो है इस तरह से एक और चीज है यहाँ पे, ए कोएफिशिएंट कैन नॉट बी 0, ये कभी 0 नहीं हो सकता कोएफिशिएंट। अगर ये 0 होगा तो उसके साथ जो वेरिएबल का वैल्यू होगा वो सब कुछ पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब बोलता है कोएफिशिएंट कैन नॉट बी 0 बिकॉज़ व्हेन वी मल्टीप्लाई 0 विद एनी वेरिएबल देन द वैल्यू विल बी 0। तो x का वैल्यू कुछ भी रहे, 50 10 5 कुछ भी रहे, अगर उसको हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे कोएफिशिएंट को तो ये तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इंटीजर तो होगा लेकिन उसमें 0 नहीं आएगा। 0 जो होगा कोई भी कोएफिशिएंट का वैल्यू नहीं होगा। और एक चीज है, ए कोएफिशिएंट कैन बी फ्रैक्शन, नेचुरल नंबर और नेगेटिव नंबर। तो ये हो सकता है, एटीसी भी लगाएंगे हम, तो कोएफिशिएंट फ्रैक्शन में भी हो सकता है 1/, जैसे ये x² था तो ये भी रह सकता था 1/2x² प्लस 3x और प्लस 6, ऐसा भी हो सकता था इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में क्या होता, तो ये हो जाता फ्रैक्शन में आपका कोएफिशिएंट, कोई दिक्कत नहीं था। डेसिमल में भी हो सकता है, डेसिमल से फ्रैक्शन करते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोग देखते क्या है, जो बेकार चीज है उसको हटा देते हैं। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे कोएफिशिएंट भी एक टर्म है जिसका मतलब होता है कि ये नंबर या क्वांटिटी है जो रखा जाता है किसी वेरिएबल के साथ में। और कोएफिशिएंट का खास बात है कि वेरिएबल के बिना नहीं होगा। इसके अलावा वेरिएबल, अगर कोई वेरिएबल बिना कोएफिशिएंट के है तो हम लोग अपने आप 1 मान लेंगे। कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा। ये अगर 3 टर्म है तो इसमें ये वेरिएबल है, इसके साथ कोएफिशिएंट है। ये सब है, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। एक टर्म ये भी था। हाँ, तो हम लोग अभी तक सारा टर्म देख रहे थे, पॉलिनोमियल पे आते हैं। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल 2 वर्ड से मिलकर बना है, पॉली और नोमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी, हम लोग जगह जगह पे देखते हैं केमिस्ट्री में पॉलीमर होता है, इसका मतलब आइसोमर होता है। उसी तरह से पॉली का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है, मेनी। इसके अलावा नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। बहुत सारे टर्म अगर हम लोग देखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, जब कोई किसी तरह से ऐड हो। जैसे कि डेफिनेशन हम लोग देखते हैं इसका क्या, polynomials are expressions comprising of a sum of terms where each term holding a variable or variables are elevated to power and further multiplied by coefficient। देखिए समझने वाला, थोड़ा तोड़ तोड़ के समझते हैं। पहला होता है polynomials are expressions comprising a sum। तो polynomial कुछ एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें कुछ सम है या फिर जो भी है, कुछ इसी तरह का कैलकुलेशन है। ऑफ टर्म्स, टर्म का सम ऑफ टर्म्स, यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग सम ऑफ टर्म्स। एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सम ऑफ टर्म्स है, चाहे 2 टर्म हो चाहे 2 से ज्यादा हो, या एक टर्म भी होता है, उसको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। तो उसका देखते हैं वेयर ईच टर्म होल्डिंग ए वेरिएबल, जिसमें हर एक टर्म में एक वेरिएबल होता है और वेरिएबल्स, या वेरिएबल से ज्यादा भी हो सकता है, एक के अलावा भी हो सकता है, मतलब 2-3 वेरिएबल भी हो सकता है एक ही टर्म। आर एलिवेटेड टू पावर, जिस पे पावर डाला रहता है कोई कोएफिशिएंट, जैसे यहाँ पावर डाला है, यहाँ डाला है, यहाँ डाला है, एलिवेटेड टू पावर एंड फर्दर मल्टीप्लाइड, और बाद में चल के वो मल्टीप्लाई करके
किसी कोफिशिएंट से उसका वैल्यू बताता है। ठीक है, हम लोग क्या, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए बोलना क्या चाह रहा है कि पॉलिनोमियल कोई टर्म है या सम ऑफ टर्म्स है वेयर ईच टर्म होल्डिंग ए वेरिएबल। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए 3x² है, तो यहाँ पे क्या ये एक टर्म है 3x², इसमें क्या है ये हम जानते हैं थोड़ा देर पहले कि वेरिएबल है और ये क्या है, कोफिशिएंट है। तो वेरिएबल जो होता है ये बोलता है कि एक वेरिएबल भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 3x² में होकर के 12x² yz हो गया। तो यहाँ पे 2-3 वेरिएबल हो गया इसके साथ। ठीक है, अब मेरा इसका अगर हमको वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू मिल जाए हमको, अगर 1 2 कुछ भी मिल जाए 3, तो हम इसका स्क्वायर करके इससे ऐड करके निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन जब इसका निकालने का बनेगा तो उसमें x का, y का और z का तीनों का अगर हमको वैल्यू मिलेगा तब हम इसको पावर डाल के, क्या लिखा है, वेरिएबल्स आर एलिवेटेड टू पावर, इस पे पावर डाल के हम लोग एलिवेट करते हैं, उसका वैल्यू बढ़ाते हैं। अगर किसी चीज पे पावर पॉजिटिव में है 5 6 7 8, तो इसका मतलब वो 6 बार अपने आप से मल्टीप्लाई होगा तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। अगर हम सिंपल 3x² लेंगे तो मान लीजिए, या फिर हम मान लीजिए कि सिंपल 12x लेंगे yz, तो इसका वैल्यू जो होगा अलग होगा। लेकिन 12x² yz लेंगे तो इसका वैल्यू मतलब x का स्क्वायर करके बढ़ जाता है वैल्यू, यही बोला एलिवेटेड टू पावर एंड फर्दर मल्टीप्लाइड, और बाद में सबका वैल्यू पुट करके इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, चाहे इसका सब अपने आप में एक टर्म है। ठीक है, तो इसमें अगर हम इसको स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका कुछ वैल्यू आ जाता है, फिर इसको हम तीनों को मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू पुट करके तो इसका अलग वैल्यू आ जाता है, फिर इसको सॉल्व करते हैं, इसको एलिवेट करते हैं पावर से इसका वैल्यू और मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाता है। तो इस तरह से पॉलिनोमियल जो है एक तरह का एक्सप्रेशन है जो कंप्राइज करता है सम ऑफ टर्म, जिसमें टर्म का जोड़ा हुआ रहता है, सम चाहता है अलग अलग। ये तो मोनोमियल है तो एक ही टर्म में है, जैसे ये 2 टर्म का है, ये 3 टर्म का है, तो इस तरह का सम ऑफ टर्म्स हो सकता है जिसको कि हम लोग, जिसमें कोई ना कोई वेरिएबल होता है, इसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये सब वेरिएबल है। एक या एक से ज्यादा वेरिएबल, एक भी हो सकता है, वेरिएबल्स भी हो सकता है, 2-3 हो सकता है एक ही टर्म में, या अलग अलग टर्म में हो सकता है एक ही वेरिएबल, टू पावर एंड फर्दर बाद में उसको मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से पॉलिनोमियल को हम लोग को पढ़ना। देखिए हम लोग पहले बात की थी सब इंपॉर्टेंट जो हम टर्म लिखाया था उसमें देखिए क्या क्या इसमें मिला होगा। एक वेरिएबल मिल गया, अभी लिखवाए थे, पावर मिल गया आपको, कोएफिशिएंट मिल गया, ये तो डेफिनेशन भी मिल गया। ठीक है, इसका यूज भी आगे चल के होगा। तो इस तरह से काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल में आते हैं तो हम लोग 3-5 तरह का काइंड्स हम लोग जनरली पढ़ते हैं। मोनोमियल जिसमें एक टर्म होता है, अगले बार में फिर आगे चल के इसको डिटेल में बताएंगे। बायनोमियल जिसमें 2 टर्म होता है। ठीक है, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म होता है। जीरो पॉलिनोमियल जिसका वैल्यू 0 होता है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसका वैल्यू, जिसमें कि वेरिएबल नहीं होता, वो चल के हम डिटेल में बताएंगे आगे। तो इस तरह से पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल का काइंड है। अब इसके बाद हम लोग एक और टर्म पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है, वो पावर चेक करता है कि किसका सबसे बड़ा पावर है, वही उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री है। हाईएस्ट डिग्री देखते हैं, जैसे इस पे सबसे ज्यादा 2 है, x एक जगह 2 जगह 3 जगह जहां भी रहे, लेकिन सबसे ज्यादा जो पावर होगा वही उसका डिग्री कहलाएगा। वो आगे चल के पढ़ेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में भी बहुत सारा वेरायटी है, उसका भी काइंड्स है, अलग अलग चल के पढ़ेंगे उसमें कितना डिग्री वाला कैसे होता है, तो वो सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये पॉलिनोमियल को थोड़ा सा देख लेंगे, उसके बाद हम लोग फैक्टराइजेशन पे आएंगे। फैक्टराइजेशन में आने के लिए आप लोग कुछ फार्मूला याद कर लीजिए, पुराना भूल गए होंगे, a+b का और स्क्वायर अगर याद है तो अच्छा है, उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जाके फैक्टराइजेशन में आगे अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए यहाँ तक, इसके आगे अगले बार देखते हैं जिसमें कि हम लोग पॉलिनोमियल को डिटेल में करके फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे।